हेलो फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल जिसका नाम है पोएम पोएम। और इस पोएम पोएम चैनल में हम लोग जो है पोएम पोएम चैनल में जो है पोएम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। और पोएम की जब हिंदी में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं तो पोएम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पोएटिक डिवाइस। तो उसकी ही वीडियो मैं बना के लाया हूँ आपके लिए, पोएटिक डिवाइस। इसमें कुछ ही पोएटिक डिवाइस लाया हूँ क्योंकि पोएटिक डिवाइस तो बहुत सारे हैं, मगर एक वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसको पार्ट वाइज आपको पोएटिक डिवाइस का वीडियो बनाकर मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा। तो आज हम लोग जो पोएटिक डिवाइस करने वाले हैं उसका पहला नाम है इमेजेरी। इमेजेरी है। उसके बाद जो है आपको मैं इमेजेरी क्या होता है ये बताऊंगा, और उसके बाद जो है इमेजेरी के एग्जांपल्स क्या होते हैं उससे मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो है उसका जो अगला पोएटिक डिवाइस है वो है एपोस्ट्रॉफ। पोएटिक डिवाइस कह लें या लिटरेरी डिवाइस कह लें या फिगर ऑफ स्पीच कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। एपोस्ट्रॉफ। उसके बाद जो है एग्जांपल्स बताऊंगा एपोस्ट्रॉफ के। उसके बाद मैं आपको एसिंडिटॉन बताऊंगा, एसिंडिटॉन के एग्जांपल्स बताऊंगा। ये भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी स्कीम है कह सकते हैं इसको, कि इसमें जो है हम यूज़ करते हैं जब हम अपने जो भी अपना हम क्रिएशन है उसको सुंदर बनाने के लिए। तो एसिंडिटॉन के एग्जांपल, एसिंडिटॉन क्या होता है ये बताऊंगा। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर तो आप लोगों को पता ही होगा, मेटाफर कॉमन चीज़ है, सब कॉमन लिटरेरी डिवाइस है क्योंकि मेटाफर सबसे फेमस है तो सभी को पता होता है मेटाफर। तो इसलिए मैं मेटाफर का सिर्फ एक ही एग्जांपल आपके लिए लाया हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सीजूरा। सीजूरे जो है सीजूरे एक पोएटिक डिवाइस है। इसका भी यूज़ करते हैं पोएट लोग अपने पोएम को सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद जो है एग्जांपल ऑफ एजोनेंस बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट में पर्सोनिफिकेशन बताऊंगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है उसका एक एग्जांपल। पर्सोनिफिकेशन तो सिंपल है समझना, आसानी से लोग समझ जाते हैं कि क्या होता है पर्सोनिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है इमेजेरी। इमेजेरी क्या होता है? इमेजेरी विजुअली डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज स्पेशली इन अ लिटरेरी वर्क। स्पेशली इन अ लिटरेरी वर्क, विजुअली डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज स्पेशली इन लिटरेरी वर्क। मतलब जो ऐसा डिस्क्रिप्शन देना जिससे कि हमें जो है और भी ज़्यादा जो है समझ में आने लगे, और उसमें हम अच्छा हमारा जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ जाए। अगर ऐसा डिस्क्रिप्शन दे कोई तो उसे कहते हैं इमेजेरी। और या आपको कह सकते हैं इसको, अगर इंग्लिश में डिफाइन करने के लिए अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ इमेजेरी, तो इमेजेरी एज अ लिटरेरी डिवाइस, इमेजेरी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट कैन फंक्शन एज अ वे फॉर अ रीडर टू बेटर इमेजिन द वर्ल्ड। मतलब आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजेरी देखिए। इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। अब जैसे ही बोलते हैं इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, हमारे दिमाग में आ जाता है कि डार्क और डिम फॉरेस्ट कैसा होगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी ने डार्क और डिम फॉरेस्ट देखा ही हुआ है। तो इट वॉज डार्क एंड डिम, तो हमारी इमेजिनेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है, इमेजिनेशन पावर एक्टिव हो जाती है, वो तुरंत ही इमेजिन कर लेती है और जो है बेटर इमेजिन द वर्ल्ड, उसके बाद अच्छे से इमेजिन कर लेती है। अगर हम इस कुछ अगर एक्स्ट्रा बात उसमें डाल दें तो पोएम में, या आप कोई अगर प्रोज लिख रहे हैं तो प्रोज में भी आपने देखा होगा कि उसमें जब शुरू होता है कहानी या कुछ भी होता है तो उसमें जो है इस तरह की लाइन होती है जिससे कि हमें टोटली इमेजिन करना हम शुरू कर देते हैं, कि हम वो कहानी पढ़ते पढ़ते हम सोचने भी लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जो भी इमेजिनेशन होता है वो शार्प हो जाता है, ऐसी अगर बातें कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिल्ड्रन वेयर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। जैसे ही मैंने बोला कि चिल्ड्रन वेयर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, तो आपके दिमाग में बच्चों का चिल्लाना और जो चीखना जो है वो आपका दिमाग में आ जाएगा, इमेजिन कर लेंगे, भले ही एक सेकंड के लिए आए, वो आएगा ज़रूर। द वाइल्ड गस्ट ऑफ कोल्ड विंड पियर्स्ड हर बॉडी। अब जो है इसमें इमेजिन ही कर सकता है आदमी की हवा से तो हवा तो छेद करेगी नहीं, तो इमेजिनेशन ही हो सकता है ऐसा कि ठंडी हवा ने उसके शरीर को छेद दिया। तो ये तो इमेजिनेशन ही है, तो टोटली ये इमेजरी ही कहलाएगा। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हेराल्डेड स्प्रिंग। अब जो है चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हेराल्डेड स्प्रिंग,
अब ये इमेजिनेशन ही होगा ये। अब बर्ड्स को तो पता नहीं है कि कौन सा महीना चल रहा है, और उसके चर्पिंग से जो है हेराल्डेड, हेराल्डेड मतलब होता है स्वागत करना, या जब शुरुआत हो रही होती है तो उसका स्वागत करना। स्प्रिंग का स्वागत कर रही है चिड़िया वगैरह। तो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हेराल्डेड स्प्रिंग, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हेराल्डेड स्प्रिंग। तो ये सारे थे एग्जाम्पल्स इमेजरी के। तो इमेजरी एक बार मैं फिर से बता दूं, एज अ लिटरेरी डिवाइस इमेजरी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट कैन फंक्शन एज अ वे फॉर अ रीडर टू बेटर इमेजिन द वर्ल्ड, बेटर इमेजिन। तो टोटली जो है पूरा का पूरा इमेजरी का मतलब जो मकसद होता है इमेजरी यूज़ करने का, कि हमारी इमेजिनेशन पावर को वो बढ़ा देता है। और बेटर इमेजिन द वर्ल्ड, वी कैन बेटर इमेजिन द वर्ल्ड इफ़ एनीबडी यूज़ imagery a literary device. If I use imagery, I want to explain the situation, and I want to explain the situation better, and you can better imagine the world, you can better imagine the world. ओके दोस्तों, तो ये था एग्जांपल ऑफ इमेजरी। और ये इमेजरी ये एक तरह का पोएटिक डिवाइस है, या कह लीजिए लिटरेरी डिवाइस है। तो आप ये इसमें पोएम में भी आपको यूज़ किया हुआ मिलेगा, और प्रोज में भी मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं एपोस्ट्रॉफ पे। एपोस्ट्रॉफ क्या होता है? In poetry, an apostrophe is a poetic device in which the poet addresses an absent person, an abstract entity or a thing. अब पोएट्री में एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं पोएटिक डिवाइस के रूप में पोएट लोग, वो बताने के लिए कि कोई एब्सेंट पर्सन है जिसका कि आना संभव नहीं है, होना भी संभव नहीं है। जैसे कि अब अगर हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी किसी टाइम को आदमी बना लें, अगर टाइम को आदमी बना लें और उसे बोले अरे समय मुझे जो है थोड़ा समय दो, तो ऐसा जो है, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि समय आपके पास आएगा और आपकी बातें सुनेगा। तो टाइम हो गया, और कुछ भी ऐसी चीज़ जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, एब्स्ट्रैक्ट पर्सन है, एब्सेंट पर्सन है, या तो पर्सन है जो कि आ नहीं सकता। सपोज दैट कि हमने गॉड को इमेजिन किया, गॉड को जो है एपोस्ट्रोफ बनाया, तो गॉड तो आते नहीं है कभी किसी के सामने, तो गॉड भी एब्सेंट पर्सन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। तो पोएट में एपोस्ट्रोफाइज अ बिलव्ड, पोइट में एपोस्ट्रोफाइज अ बिलव्ड, कोई बिलव्ड है जो कि नहीं मिल सकता, मतलब कि वो या तो मर चुका है, या दुनिया में है तो बहुत दूर है, वो आ नहीं सकता, या फिर उसके सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता। एड्रेसेस एन एब्सेंट पर्सन, ही और सी कैन नॉट प्रेजेंट। पोइट में एपोस्ट्रोफाइज अ बिलव्ड, द म्यूज गॉड, म्यूज गॉड होता है जैसे कि हर चीज़ का एक एक गॉड होता है यूरोपियन माइथोलॉजी में, कि लव के लिए अलग गॉड है, वार के लिए अलग गॉड है, और डर का अलग गॉड है, सभी का अलग अलग गॉड होता है। तो म्यूज गॉड एंड लव, लव हो गया, लव भी ऐसी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट नहीं हो सकता, लव आपके सामने आ नहीं सकता। टाइम भी है जो कि वो आदमी तो है नहीं जो आपके सामने प्रेजेंट होगा। और एनी अदर एंटिटी दैट कांट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी, आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर टाइम को कितना भी बोल लो, टाइम आपका रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कि उसका जवाब आपके पास नहीं आएगा। आप जितना बोल लो, भगवान को जितना ही गाली दे लो, भगवान दोबारा लौटा के गाली नहीं देंगे आपको। तो ये सब चीज़ें जो है एपोस्ट्रोफाइज ही किया जा सकता है, एपोस्ट्रोफाइज ही किया जा सकता है, और ये एब्सेंट चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। तो उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एपोस्ट्रॉफ क्या होता है। ओ कनिंग लव विद टीयर्स दाउ कीपेस्ट मी ब्लाइंड, ओ कनिंग लव। अब कनिंग लव को ऐसे बोल रहा है जैसे कि लव कोई आदमी है, वो आ जाएगा तो सुनने के लिए फ़ोन पे बोल रहा है कि भाई ओ कनिंग लव विद टीयर्स दाउ कीपेस्ट मी ब्लाइंड। ठीक है, तो कनिंग लव यहाँ पर एपोस्ट्रोफाइज किया गया है, एपोस्ट्रॉफ बनाया गया है। कनिंग लव, लव जो है एपोस्ट्रॉफ का यूज़ है, मैं कह सकते हैं कि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओ होली वर्जिन क्लैड प्योरेस्ट वाइट अनलॉक हेवेंस गोल्डन गेट्स एंड इशू फोर्थ। अब यहाँ पर होली वर्जिन भी जो है वो भी म्यूज़ गॉड है, एक तरह का म्यूज़ गॉड होती है। तो म्यूज़ गॉड
को बोल रहा है और ये वो आ नहीं सकती, वो रिस्पॉन्स नहीं देगी भाई। पोइट जितना बोल ले या आदमी जितना वो होली वर्जिन जितनी बार कर लो, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होने वाला। यानी कि वहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर क्या है, एड्रेसेस एन एब्सेंट पर्सन, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी और थिंग। एब्सेंट है वहाँ पर, वो आ नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। ओ होली नाइट, अब होली नाइट, नाइट को क्या बोलेंगे, नाइट सुनने वाला तो है नहीं, रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं। नाइट भी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। हम जानते हैं कि अंधेरा होता है तो रात हो जाती है, मगर उसको हम कितना भी बोल लें वो आदमी के रूप में तो आने वाला है नहीं। ओ होली नाइट, तो ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, तो ये भी एपोस्ट्रॉफ का एग्जाम्पल है। उसके बाद है देन कम स्वीट डेथ, देन कम स्वीट डेथ एंड रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ, then come sweet death and rid me of this grief, then come sweet death। तो स्वीट डेथ यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ का यूज़ है। एपोस्ट्रॉफ यानी स्वीट डेथ। अब डेथ को स्वीट बोल रहा है तो डेथ को थोड़ी ना आने मतलब कि जवाब देगा कि तुम स्वीट बोलो या मेरे को शोर बोलो या फिर मेरे को बिटर बोलो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डेथ 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 को जो है आप स्वीट बोलो या कुछ बोलो तो रिस्पॉन्ड तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स हैं एपोस्ट्रॉफ के। उसके बाद आ जाइए आप लोग एसिंडेटन पे। एसिंडेटन जो है वो इट इज़ अ लिटरेरी स्कीम इन विच वन और सेवरल कंजंक्शन आर डेलिबरेटली omitted फ्रॉम अ सीरीज ऑफ related clauses। It is a literary scheme in which one or several conjunction or are deliberately मतलब होता है जानबूझकर वहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ नहीं करना, ताकि थोड़ा वो सुंदर भी लगे, थोड़ा रिदम बन जाए, थोड़ा मतलब पढ़ने में मज़ा आए और समझ में भी आ जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल्स ऑफ एसेंडेटन ले रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए मगर नहीं किया गया है। जैसे कि बोला आई केम, आई सॉ, आई कंक्वेर्ड, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर काम चला गया, कंजंक्शन एंड बट और किसी का भी यूज़ नहीं किया गया है। तो आई केम, आई सॉ, आई कंक्वेर्ड, यहाँ पर ये जो भी है ये जो है एसिंडेटन का एग्जाम्पल है। आई केम, आई सॉ, आई कंक्वेर्ड, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे जैसे आई केम, आई सॉ एंड आई कंक्वेर्ड, एंड नहीं यूज़ किया है। डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर यहाँ से कंजंक्शन को हटा दिया गया है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, क्विकली रिजोल्यूटली ही स्ट्रोड इनटू द बैंक, तो क्विकली रिजोल्यूटली और उसके बाद कुछ कंजंक्शन का यूज़ होना चाहिए मगर यहाँ पर जानबूझ के हटा दिया गया है, मतलब नहीं लगाया गया है कंजंक्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसिंडेटन का यूज़ किया गया है, जो कि एक लिटरेरी स्कीम है, लिटरेरी डिवाइस है, जिसका यूज़ करते हैं पोयम लिखने वाले और प्रोज लिखने वाले, कहानी लिखने वाले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एसिंडेटन है, क्विकली रिजोल्यूटली ही स्ट्रोड इनटू द बैंक, और ये आप समझ लीजिए क्विकली मतलब जल्दी से, रिजोल्यूटली मतलब ठान के वो बैंक के अंदर गया। तो ये आपका ये दूसरा एग्जाम्पल था एसिंडेटन का। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द विलन, दिस इज़ द विलन among you who deceived you, who cheated you, who mean to betray you completely। अब यहाँ पर एंड और बट कोई कंजंक्शन, किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ कॉमा यानी कि कॉमा से काम चलाया गया है, पंचुएशन मार्क का यूज़ करके काम चलाया गया है, और बल्कि ये अच्छा ही लग रहा है सुनने और पढ़ने में। फिर से पढ़ता हूँ मैं, दिस इज़ द विलन अमोंग यू, दिस इज़ द विलन अमोंग यू हु डिसीव्ड यू, हु चीटेड यू, हु मीन टू बिट्रे यू कम्प्लीटली। तो यहाँ पर ये एसिंडेटन है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, इसका यूज़ पोएम में, प्रोज में होता रहता है। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वगैरह में यही पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, वहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। तो यही पहचानना आ जाएगा तो आप आराम से पता लगा लेंगे। इसका मैं जो पोएटिक डिवाइस का होगा तो सारे ही पोएटिक डिवाइस का बनाऊंगा वीडियो, मगर मैं अभी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। अगर एक ही वीडियो मैं 1 घंटे 2 घंटे का बना दूं तो आपको जो है सुनने में वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब टाइम होता नहीं है आजकल लोगों के पास पढ़ने के लिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं, है कि नहीं भाई। तो ये था एसिंडेटन का एग्जाम्पल और एसिंडेटन का डेफिनेशन। उसके बाद आ जाइए आप मेटाफर। मेटाफर चूँकि सब जितने भी इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी इंग्लिश पढ़ता है वो जानता है कि मेटाफर क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेशन और सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग।
अब मान लिया किसी को मैंने कह दिया कि यू आर अ लायन। अब वो लायन हो, जैसे एक लड़का है, उस लड़के को मैंने कह दिया कि तुम लायन हो, मगर वो लायन तो बनेगा नहीं। लायन जैसे उसके सारे एक्टिविटीज़ भी लायन जैसे नहीं होंगे। मगर वो लायन मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो लायन की जो स्पेशल क्वालिटी है उसके अंदर होगी, तभी उसको लायन कहा गया। तो यानी कि वो टाइगर है, किसी को कोई लोग कहते हैं टाइगर है, टाइगर है, मगर टाइगर, वो आदमी टाइगर तो बनेगा नहीं, टाइगर वाली क्वालिटी तो उसके अंदर नहीं है। मगर एक स्पेशल क्वालिटी जो टाइगर के पास होती है वो उसमें पाई जाती है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है कि सिम्बॉलिकली जो है उसको कंपेयर कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं मेटाफर। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। अब जूलियट को सीधा सन बोल दिया पोएट ने। पोएट ने क्या बोल दिया कि जूलियट जो है वो सूरज है। क्या जूलियट सूरज हो सकती है? क्या जूलियट सूरज जैसा उसमें गर्मी आ सकती है? नहीं। मगर उसमें कुछ क्वालिटी होगी जो जूलियट के देखने के बाद पोएट के मन में आई होगी कि चमक रही होगी जूलियट। ठीक है, तो जूलियट मान लिया सूरज जितना चमक रही होगी, तो उसको सन से कंपेयर किया, सीधी तौर पे सन बोल दिया। तो इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। तो यहाँ पर ये एक मेटाफर है, जूलियट को सीधा सीधा सन बता दिया। तो सिंबल एक तरह से जूलियट किसी अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक ऑफ समथिंग, मतलब कि एक सिंबल हो गया। जूलियट जो है सन का सिंबल है। जैसे कि हम किसी चीज़ को सिंबल बना देते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि टाइगर और लायन जो है वो ब्रेवनेस का सिंबल है। तो इसी तरह से सन भी हॉटनेस का सिंबल है, लाइट का सिंबल है और पावर का सिंबल है। तो हम किसी भी फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे तो मेटाफर का यूज़ हो, मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा वो। तो पोएम में इस तरह का अगर डायरेक्ट अगर आता है कोई कंपैरिजन, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। मेटाफर बहुत तरह के होते हैं, 4-5 तरह के मेटाफर होते हैं। वो मैं आपको बाद में अगले एक वीडियो सिर्फ मेटाफर का बना दूंगा, उसमें आपको मैं मेटाफर के बारे में बताऊंगा। तो मेटाफर ये हो गया। उसके बाद आता है सिजूरे। सिजूरे जो है, सिजूरे भी एक तरह का एक लिटरेरी पोइटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि ये एक पोइटिक डिवाइस, इसका यूज़ क्यों कैसे करते हैं कि सिजूरे इज़ अ पॉज, एक तरह का रोक देते हैं। पॉज इन अ लाइन ऑफ पोएट्री दैट इज़ फॉर्म्ड बाय रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच रेदर देन बाय मैट्रिक्स। अब लिखने वाला इस तरह से लिखता है कि जहाँ पर आपको रुकना है, आप रुकना नहीं भी चाहते, आपको बोलते टाइम रुक ही जाइएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा। इट इज़ फॉर यू वी स्पीक नॉट फॉर आवर सेल्फ। अब यहाँ पर मैं अगर इसको बिना रुके बोलते हैं तो सुनने में जो सुनने वाला है उसको अच्छा नहीं लगेगा। इट इज़ फॉर यू वी स्पीक नॉट फॉर आवर सेल्फ। इट इज़ फॉर यू वी स्पीक, स्पीक के बाद हल्का सा पॉज लेना ही पड़ेगा, तभी जो है ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इट इज़ फॉर यू वी स्पीक नॉट फॉर आवर सेल्फ। इट इज़ फॉर यू वी स्पीक नॉट फॉर आवर सेल्फ। अब यहाँ पर स्पीक के बाद जो पॉज ले रहा है, लेना पड़ रहा है, उसी को बोला जाता है सिजूरे। सिजूरे, ठीक है। सिजूरे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। सिजूरे, सिजूरे जो है एग्जाम्पल ऑफ सिजूरे। सिजूरे क्या है? सिजूरे इज अ पॉज इन अ लाइन ऑफ पोएट्री दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच रेदर देन बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता है जो मीटर होता है, पोएम में मीटर का यूज़ किया जाता है, या फिर उस तरह का ऐसी जिसमें कि हमें अपने आप ही वो रिदम बन जाता है, वो रिदम टूट जाता है। इट इज़ फॉर यू वी स्पीक नॉट फॉर आवर सेल्फ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, आई हैव 3 डॉटर्स द एल्डेस्ट इज 11। अब यहाँ पर आई हैव 3 डॉटर्स के बाद हल्का पॉज लेना पड़ता है। तो पॉज जो लिया हमने वो सिजूरे है, वो सिजूरे है। तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। ये जो है पहचानना बहुत मुश्किल होता है, पोएम पढ़ते टाइम हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर सिजूरे का भी यूज़ हुआ है। तो ये पहचानना सीखना होगा आपको। आप उसको 2-3 बार बोलेंगे तो आप खुद ही आप एनालाइज करेंगे जब बोलते टाइम कि कहाँ मैं पोज ले रहा हूँ, कहाँ मैं पोज ले रही हूँ। तो वहाँ पर आप जो है पहचान जाएंगे कि वहाँ पर सिजूरे का यूज़ किया गया है। तो ये था ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद आ जाइए, एक और पोएटिक डिवाइस है, वो है एसोनेंस। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है?
Assonance is a resemblance in the sounds of words or syllable either between their vowels or between their consonant. और assonance is a resemblance in the sounds. एक मिलता जुलता साउंड क्रिएट हो जाता है बार बार एक ही लाइन में 3 या 4 बार या 5 बार, ऐसी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक ही सिलेबल को बार बार बोला गया हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन अ वाइट हाई नाइट। अब इसमें प्राउड राउंड क्लाउड, इसमें जो है यू जो सिलेबल है उसका 3 बार यूज़ किया गया है, तीनों बार, ठीक है। ए जो है उसमें साउंड आ रहा है यू का, प्राउड में भी आ रहा है, राउंड में भी आ रहा है, क्लाउड में भी आ रहा है। उसके बाद वाइट में आई का जो है साउंड आ रहा है, हाई में भी आई का साउंड आ रहा है, नाइट में भी आई का साउंड आ रहा है। तो आई जो सिलेबल है वो आई जो है सिलेबल जो आवाज़ है वो बार बार जब आती है तो उसे कहते हैं एजोनेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिज टेंडर हायर माइट बियर हिज मेमोरी। अब इसमें टेंडर हायर बियर मेमोरी, टेंडर हायर बियर मेमोरी, इसमें जो है टेंडर में ई का साउंड आ रहा है, फिर बियर में भी ई का साउंड आ रहा है और मेमोरी में भी ई का साउंड आ रहा है। तो ये सिलेबल का बार बार जो है यूज़ हो रहा है, यानी कि एजोनेंस इज अ रिजेम्बलेंस इन द साउंड ऑफ वर्ड्स और सिलेबल ईदर बिटवीन देयर वॉवेल्स और बिटवीन देयर कॉन्सोनेंट। अब जैसे कि टी और एन जो दोनों कॉन्सोनेंट हैं उनके बीच में ई है, और हायर में भी आई और आर जो है, आई और आर वॉवेल या कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में एक वॉवेल है। तो इस तरह से बीच बीच में जो सिलेबल फंसे हुए रहते हैं, समझ लीजिए एक सिंपल तरीके से बोला जाए कि सिलेबल जो है बीच बीच में एक ही सिलेबल बार बार आ रहा है 3 बार या 4 बार, तो समझ लीजिए वहाँ पर एजोनेंस होगा। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये लास्ट है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो सब जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन कर देना किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि पर्सन नहीं है। जैसे कि कार है, कार को मैंने मान लिया कि वो पर्सन है तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। या मान लिया मैंने पहाड़ हिल को पर्सन मान लिया, उससे बात करने लग गए। नदी को पर्सन मान लिया, बात करने लग गए। नदी की पूजा करने लग गए देवी मानकर। और मान लिया हम तो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पर्सन मानकर उससे बात करना, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे केबीसी में जो है कंप्यूटर जी कहा जाता है, तो कंप्यूटर जी को पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है उनका। तो पर्सोनिफिकेशन करना समझ लीजिए आपकी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म में उसको मान लेना, थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उसको ह्यूमन फॉर्म मान लेना कि वो ह्यूमन फॉर्म है, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अ कार कंप्लेंट एज द की वाज रफली टर्न्ड इन इट्स इग्निशन। अब कार जो है, कार तो सब जानते हैं कि वो पर्सन तो बन ही नहीं सकता, फिर भी उसको जो है पर्सन, यहाँ पर इस लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कार कंप्लेन कर रहा है। कार क्या कंप्लेन करेगा, कार तो पर्सन है ही नहीं, मगर उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। द कार कंप्लेंट एज द की वाज रफली टर्न्ड इन इट्स इग्निशन। तो यहाँ तक था पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। आप समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जो है क्या कहते हैं, जो भी लिटरेरी डिवाइस पोएटिक डिवाइस है उसको पहचानना आ जाएगा। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा लिटरेरी डिवाइस पर, पोएटिक डिवाइस पर। तो ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो अगर ये चैनल आपको यूज़फुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मैं अगले वीडियो के साथ और भी लिटरेरी डिवाइस लेकर आता हूँ। ओके, बाय।